हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा NIOS क्लास 10th जिसमें हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। आज हम बच्चों चैप्टर 23 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, जिसका नाम है बच्चों भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। और याद रखना बच्चों, आपकी बार NIOS की बोर्ड क्लास में आपको 90 पार लाना है। आपके रिजल्ट में बच्चों दूर से ही दिखना चाहिए। सोशल स्टडी में बच्चों 90 से ज़्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए, लेकिन एक सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं होता है बच्चों। परसेंटेज बनानी है तो आपको सारे सब्जेक्ट बच्चों एक साथ करने पड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों बिना देरी की अपनी क्लास को। आज का मोटिवेशन कोट से कि व्हेन लाइफ्स गिव यू 100 रीजन टू ब्रेक डाउन और क्राई, सो लाइफ that you have a million reason to smile and laugh बच्चों। so stay strong and stay happy। यानी अगर आपको बच्चों आपकी लाइफ यानी ज़िंदगी 100 समस्याएं देती है और आपको ब्रेक डाउन करती है, तो इसका मतलब ये नहीं बच्चों की लाइफ ख़त्म हो गई है। आपको लाखों रीज़न ऐसे मिलेंगे जब आप खुश हो जाएंगे और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों बिना देरी के आज की क्लास की। तो बच्चों आपको निराश नहीं होना है। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों अपने टॉपिक को। हम पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियां। इससे पहले जानते हैं बच्चों कि आज भारत में आपको पता है अनेक समस्याओं से भारत बच्चों जूझ रहा है। कुछ चुनौती हैं जो कि कठिन और गंभीर है बच्चों, इन्हीं को हमने समस्याएं कहा है बच्चों या चुनौतियां कहा है। जैसे बच्चों पर्यावरण की समस्या बहुत ही गंभीर चुनौती बनी है, ठीक उसी तरह हमारे लोकतंत्र के अंदर भी कई सारी कमियां होती हैं और कई सारी चुनौतियां होती है बच्चों। इन चुनौतियों पर बारीकी से हम बात करेंगे। कुल मिलाकर बच्चों आपके 9 चुनौती हैं जो आपको पढ़ना है। सबसे पहली चुनौती है बच्चों निरक्षरता, दूसरी है बच्चों गरीबी, तीसरा लैंगिक भेदभाव, चौथा बच्चों जातिवाद, पांचवा सांप्रदायिकता, छठा धार्मिक कट्टरवाद, सातवां बच्चों क्षेत्रवाद, आठवां भ्रष्टाचार और नौवां बच्चों अपराधीकरण या राजनीतिक हिंसा और उग्रवाद। ये प्रमुख चुनौतियां हैं बच्चों जिसको आपको याद करने हैं। अब भारतीय लोकतंत्र की चुनौती के बारे में बात करते हैं बच्चों। आज़ादी के बाद से ही 15 अगस्त 1947 को बच्चों आज़ाद हुआ है। जब से हम आज़ाद हुए हैं बच्चों, भारत में लोकतंत्र बच्चों शुरुआत से लेकर अब तक एक सफल लोकतंत्र रहा है बच्चों। भारत के साथ साथ में कई सारे देश आज़ाद हुए थे बच्चों, जैसे बांग्लादेश बाद में बना था और पाकिस्तान था, जहाँ पे बच्चों कई बार क्या हुआ था राजनीतिक उठापटक हो गया है, लेकिन हमारे वहाँ लोकतंत्र अभी भी जिंदा है बच्चों, ध्यान रखना। पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद के लिए हर एक राजनीतिक पद के लिए बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है और हर एक लंबे कार्यकाल के बाद यानी 5 साल के बाद ये चुनाव होते रहते हैं। और हमारे वहाँ बच्चों जो शक्ति का हस्तांतरण है ना, एक सरकार से जब दूसरी सरकार बनती है तो शांतिपूर्ण तरीके से कई बार हो चुका है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश बच्चों पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश में कई उदाहरण हैं ऐसे जहाँ शक्ति का हस्तांतरण बच्चों सैनिक विद्रोह के बाद में हुआ है। आज हमारे वहाँ बच्चों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अच्छी तरह से काम कर रहे हैं बच्चों। संसद और विधानसभा ने बच्चों कार्यपालिका को पूरी तरीके से नियंत्रण में ले रखा है। कई सारे महत्वपूर्ण बच्चों अधिनियम भी हमारे सरकार ने बनाए, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम बच्चों सन 2005 में मनमोहन सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आई थी। साथ ही साथ में बच्चों 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था बच्चों, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में बच्चों भारत एक बहुत ही बड़ा देश है जहां अलग अलग संस्कृति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं। भारत में बच्चों विविधताएं बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। जब हम आज़ाद हुए थे बच्चों उस टाइम पर तो हम एक अल्प विकसित देश कहे जाते थे, यानी विकास बच्चों नाम मात्र था। हमारे वहाँ पे बच्चों क्षेत्रीय विषमताएं भी हैं, कुछ क्षेत्र ज़्यादा अमीर हो गए, कुछ क्षेत्र गरीब रह गए बच्चों। कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे निरक्षरता है, जहाँ पे बेरोजगारी है बच्चों, यानी जो जितनी भी जन कल्याण साधन है उन सभी की बच्चों कमी है। जब हम आज़ाद हुए थे बच्चों तो उस टाइम पे नागरिकों की बहुत सारी अपेक्षाएं थी कि भारत में लोकतंत्र होगा, गरीबी ख़त्म होगी, है ना, निरक्षरता ख़त्म होगा, बेरोजगारी ख़त्म होगा। लेकिन परंतु बच्चों अपेक्षाओं के हिसाब से उतना कार्य नहीं हो पाया और ये ही बच्चों हमारी वर्तमान में चुनौतियाँ कहलाती है बच्चों, ध्यान रखना। लेकिन इन चुनौतियों
को भी हम कम करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आइए बच्चों पहली चुनौती के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि लोकतंत्र में कई सारी चुनौतियां हैं, निरक्षरता, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, इन सभी पे बच्चों हम बारी बारी से एक एक कर हम बात करेंगे। निरक्षरता का मतलब क्या होता है कि कम पढ़े लिखे लोग बच्चों, यानी ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था बच्चों तो हमारे वहाँ सिर्फ 18.33% पुरुष ही क्या थे, पढ़े लिखे थे, और महिलाएं तो सिर्फ बच्चों 8.9% ही पढ़ी लिखी थी। ये बात ध्यान रखना। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए बच्चों लोगों में जो निरक्षरता थी वो बहुत ही चिंता का विषय था। निरक्षरता मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछे बच्चों साक्षर किसे कहते हैं, यानी पढ़ा लिखा किसे कहते हैं, जो 7 साल या उससे ज़्यादा उम्र का होता है, जो अपना बच्चों साइन कर लेता है और किसी भी एक भाषा को पढ़ना जानता है, साथ ही साथ में मैथ्स में बच्चों कैलकुलेशन कर लेता है थोड़ा बहुत, तो उसे हम साक्षर कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। लेकिन भारत में जब आज़ाद हुआ था तो निरक्षरता एक बहुत बड़ी चुनौती थी बच्चों। 1951 में बच्चों सिर्फ पुरुष इतने और महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी थी, और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों निरक्षर होने के बाद भी हमारे वहाँ उन्होंने क्या किया, मताधिकार का प्रयोग बहुत ही अच्छे से किया था। जैसे बच्चों इंदिरा गांधी अपने टाइम पे बहुत ही फेमस नेता थी, लेकिन जैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया था बच्चों, पूरे देश में आपातकाल लागू कराया था 25 जून 1975 को। उसके बाद से देश की जनता समझ गई थी कि ये इस सरकार ने संविधान को ख़त्म करने का काम किया है। इसीलिए बच्चों 1977 में जब आम चुनाव हुए थे ना, तो भारत के लोगों ने आपातकाल के दौरान जो सत्ता का दुरुपयोग किया था, उसके कारण केंद्र में बच्चों पहली बार कांग्रेस सरकार को नकार दिया, और गैर कांग्रेसी सरकार बच्चों जिसका नाम क्या था, जनता पार्टी, उसको अवसर दिया था। और उस टाइम पे बच्चों प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई। सब देश के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री का नाम क्या है बच्चों, मोरारजी देसाई, जो कि 80 साल के उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। आज बच्चों केंद्र और राज्य हर जगह सरकार बदल रही है, और ये शांतिपूर्ण तरीके से होता है। नागरिक जो है देश के अलग अलग मुद्दे, समस्या, मांग और हित के प्रति बच्चों आज जागरूक होते जा रहे हैं। आज बच्चों आपने देखा होगा सार्वभौमिक साक्षरता भारतीय लोकतंत्र के सफल कार्यशीलता के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ष 2011 में बच्चों भारत की साक्षरता बढ़कर 74% हो गई है, जिसमें से लेकिन अभी भी महिलाएं बच्चों सिर्फ 65% महिलाएं ही क्या हैं, पढ़ी लिखी हैं। महिलाओं में बच्चों 3 महिलाओं में से सिर्फ 1 महिला ही क्या है, साक्षर है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन यदि बुनियादी शिक्षा बच्चों सभी को मिले तो ये निरक्षरता खत्म हो सकती है। और हमने बच्चों शिक्षा का अधिकार दे रखा है, मौलिक अधिकार में भी शिक्षा को शामिल कर रखा है। इसी से सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये बच्चों पहली चुनौती तो उसका नाम था निरक्षरता। आइए बच्चों अब दूसरी चुनौती के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, गरीबी यानी पॉवर्टी। गरीबी किसे कहते हैं, जब व्यक्ति बच्चों अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो उसे हम क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। और गरीबी जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीज़ों की भी पूर्ति नहीं हो पाती तो उसे गरीबी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि जो भूखा इंसान है ना, उसके लिए वोट के अधिकार का कोई मतलब नहीं है, उसका तो पहला आवश्यकता क्या है, भोजन है। तो गरीबी को भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है बच्चों। और निसंदेह बच्चों भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, जिनके कारण हमारे वहाँ हमें गरीबी बच्चों विरासत में मिली है, और ये एक गंभीर समस्या बच्चों बनी हुई है। ये बात ध्यान रखना। आज भारत का बच्चों बहुत ही बड़ी जनसंख्या है जो कि गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL कार्ड पे जी रहा है, बिलो पॉवर्टी, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहा है बच्चों। बड़ा हिस्सा बच्चों गरीबी रेखा से नीचे रहता है, जिन्हें BPL के रूप में जाना जाता है। 1960 में बच्चों दशक में गरीबी का मतलब था, गरीबी की सरकारी परिभाषा थी कि एक व्यक्ति जो पौष्टिक स्तर वाली न्यूनतम कैलोरी वाला भोजन खरीदने के लिए आवश्यक आय से मापी जाती थी कि कितना कमाता है वो, है ना। जैसे अगर पूछे आपसे बच्चों, नगर में इसके लिए बच्चों 2100 कैलोरी थी,
और गांव में बच्चों कितनी कैलोरी है? 2400 कैलोरी है। ग्रामीण क्षेत्र में औसतन एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी मिलना चाहिए बच्चों प्रतिदिन, और शहर में बच्चों 2100 कैलोरी मिलना चाहिए। अगर इससे ऊपर आप लेते हैं तो आप गरीबी रेखा, बच्चों एक रेखा होती है उसके ऊपर माने जाते हैं, लेकिन इससे कम अगर मिलता है बच्चों तो आप गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। लेकिन 1990 में बच्चों जो 60 की परिभाषा थी, 1990 में इसको बदल दिया गया था। अब सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं देखा जाता, अब गरीबी में कपड़ा, रोजगार, घर, शिक्षा आदि चीज़ों को गरीबी में की परिभाषा में शामिल कर लिया है बच्चों। आज के दौर में गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने के साथ में बच्चों जोड़ा जाता है। एक विद्वान थे बच्चों, उनका नाम था प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और इन्होंने बच्चों हकदारी की पूर्ति का सिद्धांत दिया था। हकदारी की पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने दिया था। ये बात ध्यान रखना। वर्तमान मानदंड के आधार पर बच्चों योजना आयोग ने 2004 और 2005 में अनुमान लगाया था कि हमारे वहाँ गांव में 28.3% लोग गरीब हैं बच्चों, जबकि शहर में 25.60% लोग क्या हैं? गरीब है। पूरे देश में बच्चों हमारे वहाँ 27.5% बच्चों लोग गरीब हैं। ये बात ध्यान रखना, और ये UNDP के रिपोर्ट में आया था, और हम 182 देशों में से बच्चों 134वें नंबर पे आते हैं गरीबी में। ये बात ध्यान रखना आप। अगर आपसे पूछे, भारत में लगातार बच्चों गरीबी के अनेक कारण हैं, और इसका महत्वपूर्ण कारण है बच्चों बेरोजगारी, यानी लोगों के पास काम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास बच्चों नियमित काम नहीं होता है, और शिक्षित बेरोजगारी की संख्या शहर में बढ़ रही है बच्चों। ये बात ध्यान रखना। तो ये कारण था बच्चों किसका? गरीबी का। और इसका एक कारण बच्चों जनसंख्या वृद्धि भी मानी जाती है। तो भारतीय लोकतंत्र के लिए गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे हमें निपटा जाना चाहिए। तीसरी चुनौती आता है बच्चों लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव उसे कहते हैं लिंग के आधार पर भेदभाव को बच्चों लैंगिक भेदभाव के रूप में जानते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लड़कियों के विरुद्ध बच्चों भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, लेकिन हम जानते हैं बच्चों लैंगिक समानता का एक प्रमुख सिद्धांत है, जो कि हमारे वहाँ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हर जगह लिखा गया है बच्चों। ध्यान रखना, भारतीय संविधान खुद कहता है बच्चों कि महिलाओं के विरुद्ध कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्री पुरुष और समानता की बात करता है, लेकिन लड़कियों के विरुद्ध बच्चों भेदभाव जीवन की एक सच्चाई है, जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब बच्चों इसी भेदभाव के कारण एक शब्द आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है बच्चों प्रति 1000 पुरुष पे महिलाएं कितनी हैं बच्चों, प्रति 1000 पुरुष पे महिला कितनी है, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। भारत में बच्चों लगातार लिंगानुपात गिरता जा रहा है। 1901 की अगर हम बात करें बच्चों तो लिंगानुपात 972 था, 972 था, जो कि 1991 में बच्चों घटकर 927 रह गया है। यदि वर्तमान 2011 की बात करें बच्चों तो लिंग अनुपात 943 है, जो कि चिंताग्रस्त है बच्चों। ध्यान रखना, भारत में भी अगर पूछे सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पर है बच्चों, तो ज़्यादा केरल का है बच्चों, जहाँ पे 1084 यानी 1000 लड़कों पे 1084 महिलाएं हैं। लेकिन कम अगर पूछे बच्चों तो सबसे कम कहाँ का लिंग अनुपात है, हरियाणा का लिंग अनुपात है। बात ध्यान रखना, जिसमें से 877 महिलाएं ही 1000 पुरुषों पे हैं बच्चों। दमन और दीप में तो उससे भी कम है, 618, और दिल्ली में 866 है। तो ये लिंगानुपात के कुछ आंकड़े आपको याद करना है। अब लिंगानुपात के बाद आता है शिशु लिंगानुपात, यानी जो 0 से 6 वर्ष की लड़कियां होती हैं उनके अनुसार भी बच्चों भारत में लिंग अनुपात में बच्चों क्या है, गिरावट है। यहाँ हमारे वहाँ बाल लिंग अनुपात 1000 पे बच्चों कितना 914 ही है। ये बात ध्यान रखना। तो ये लगातार आंकड़े क्या है बदलते जा रहे हैं, यानी बाल लिंगानुपात और लिंगानुपात में बच्चों गिरावट आ रही है। इसका कारण है लड़कियों की हत्या करना, कन्या भ्रूण हत्या करना, है ना, इसकी गिरावट के प्रमुख कारण है। आधुनिक तकनीक से लोग माताओं को मादा शिशु गर्भपात कराने के लिए क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं। तो लिंग अनुपात यानी हमारे समाज को बदलना पड़ेगा, उसकी सोच को बदलना पड़ेगा, जब ही ये समस्या क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है।
कई सारी बच्चों जैसे क्रॉस सोसाइटी है इंडिया में, जो कि देश में मादा शिशुओं की हत्या और भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान चलाने का काम करती है। 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था बच्चों कि हरियाणा में 21 जिलों में जिनमें से एक भिवानी है, 100 दुल्हनों को विवाह के लिए लाया गया था, यानी बाहर से लाया गया था क्योंकि उनका लिंग अनुपात सही नहीं है। ठीक है। एक राज्य है बच्चों बिहार, तो बिहार ने पंचायत संशोधन किया था 2006 में, और उसने जो स्थानीय शासन था ना, त्रिस्तरीय में पंचायती राज में महिलाओं को बच्चों 1/3 आरक्षण है, पर उसने 50% आरक्षण दे दिया, ध्यान रखना। इसके बाद में जो चुनाव हुआ था तो 54% महिलाएं बच्चों, 50% देने के बाद 54% महिलाएं जो है चुनाव में जीती थी। 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं पंचायत की सदस्य बन गई। साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पे भी 50% से ज़्यादा क्या दे रखा है बच्चों, आरक्षण दे रखा है। वैसे हमारे संविधान में बच्चों 1/3 आरक्षण है स्थानीय शासन में बच्चों महिलाओं के लिए। चौथी प्रमुख चुनौती है बच्चों, जिसमें कई सारे चुनौतियां आती हैं, जातिवाद, सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद। इनके शब्दों को बस समझना है बच्चों, उसके बाद आप अपने आप से इसको लिख सकते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के सामने जातिवाद, सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद ये प्रमुख गंभीर चुनौतियां हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो आप जातिवाद को चौथी चुनौती मान सकते हो। तो जाति व्यवस्था के बारे में आपने सुना होगा बच्चों, जो जन्म से मिले मरने के बाद भी ख़त्म ना, उसे जाति कहते हैं। और जाति में बच्चों भेदभाव होता है। जातिवाद में ऊंचा और नीचे के हिसाब से भेदभाव होता है। जो दलित जातियां होती हैं उनको समाज में हमेशा शोषित किया जाता है बच्चों, उनको कठिन शारीरिक काम करने पड़ते हैं, है ना। जातिवाद सबसे घृणित और अमानवीय बच्चों प्रथा है। इसमें सबसे खराब तो क्या था बच्चों, छुआछूत, जो छूने से ही अपवित्र हो जाते हैं। अनुच्छेद 17 ने क्या किया बच्चों, छुआछूत को ख़त्म कर दिया, ये बात ध्यान रखना। और जाति व्यवस्था के आधार पर ही बच्चों समाज में श्रम विभाजन था, यानी काम का बंटवारा था कि ऊंची जाति के लोग ऊंचा समझा जाने वाला काम करेंगे और नीची जाति के लोग नीचा समझे जाने वाला काम करेंगे। साथ ही साथ में बच्चों जातिवाद राजनीति में भी बच्चों अपने पैर पसार लिया इसने, और समानता, अभिव्यक्ति और संघ बनाने की स्वतंत्रता, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने, स्वतंत्र मीडिया जैसे मौलिक अधिकार तक भी जाति पहचान बनाने के लिए इनका दुरुपयोग किया गया है। जातिवाद से बच्चों सामाजिक आर्थिक असमानता को कायम करने में भी योगदान को बढ़ावा मिला है। साथ ही साथ में अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ी जातियों को सामाजिक आर्थिक लाभ से रोका गया है बच्चों। तो जाति व्यवस्था बच्चों एक कुप्रथा थी। जाति और राजनीति का घालमेल बहुत चिंताजनक है, जिसके परिणामस्वरूप जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण हो गया है। तो जातिवाद बच्चों मतलब अपनी जाति को बढ़ावा देना, ऊंच नीच का भेदभाव करना था। एक दूसरा आता है बच्चों सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद एक खतरनाक और भयावह रूप आज के ज़माने में ले लिया है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे के धर्म को क्या करना, हीन मानना। तो ये क्या है बच्चों, सांप्रदायिकता है। क्या है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि जब हम लोग अपने धर्म को बहुत अच्छा मानते हैं और दूसरों के धर्म में कमियां निकालने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। और इसी की वजह से बच्चों क्या होता है, हमारे वहाँ धर्म के आधार पर बच्चों लड़ाई झगड़ा देखने को हमें मिलता है। वास्तुतः सांप्रदायिकता किसी भी धार्मिक समुदाय में कट्टरपंथी आधार पर जुड़े रहने की राजनीतिक एक विचारधारा है, जिसमें कट्टरपंथी होते हैं, ये बात ध्यान रखना। सांप्रदायिकता का परिणाम ही क्या होता है, सामुदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। अगला आता है बच्चों धार्मिक कट्टरवाद। धार्मिक कट्टरवाद भी सांप्रदायिक ताकत को धर्म और राजनीतिक दलों शोषण को बढ़ावा देते हैं। वस्तुतः कट्टरवाद एक विचारधारा की तरह कार्य करती है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। धार्मिक कट्टरवाद मतलब अपने धर्म पे क्या करना बच्चों, अडिग रहना। सातवीं बच्चों लोकतंत्र की चुनौती है वो है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मतलब होता है बच्चों कि जब हम अपने क्षेत्र को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना, तो उसे हम क्षेत्रवाद कहते हैं। जैसे बच्चों भारतीय लोकतंत्र के सामने बच्चों एक संघर्ष बहुत लंबे टाइम से था, क्षेत्रीय असमानता और असंतुलन का, कि कुछ क्षेत्र तो बच्चों ज़्यादा विकास कर चुके हैं और कुछ क्षेत्र कम विकास करें, ध्यान रखना। क्योंकि भारत एक बच्चों बहुविध देश है, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म बच्चों, समुदाय, जनजाति, संस्कृति के लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए भारत में असमानता बच्चों हो जाती है, जिसके कारण बच्चों क्षेत्रवाद का जन्म होता है। राज्यों के बीच बच्चों एक ही राज्य या राज्य के विभिन्न इकाइयों के बीच में बच्चों असमान विकास
के होने और जारी होने से लोगों में उपेक्षा, वंचन और पक्षपात की भावना पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चों क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयवाद पनप सकता है, ध्यान रखना। और इसमें बच्चों लोग नए राज्य के निर्माण की मांग करते हैं। जैसे सन 2000 में बच्चों जनजातीय समुदाय ने मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग बनाया था, उसका नाम था बच्चों छत्तीसगढ़। और साथ ही साथ में बच्चों बिहार से एक राज्य अलग होकर बना था, उसका नाम था झारखंड। ये राज्य बच्चों बने थे, ये बात ध्यान रखना है। ये सच है बच्चों कि भारत जैसे विशाल और बहुविध देश में क्षेत्रवाद, उप क्षेत्रवाद का होना स्वाभाविक है। क्षेत्रीय या उप क्षेत्रवाद के हित का समर्थन देना अथवा उनको पोषण करने के प्रयास को विभाजक, विखंडक और देश विरोधी कहना ठीक नहीं होता है बच्चों। समस्या तो जब उत्पन्न हो जाता है जब इसका राजनीतिकरण किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। लगातार बच्चों क्षेत्रीय असमानता ने हमारे देश के कुछ भागों में उग्रवादी आंदोलन को जन्म दिया है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया और असम में हो गया। जम्मू कश्मीर में भी बच्चों कई सारे लोग हैं जो क्षेत्रवाद का समर्थन करते हैं और उसमें कभी कभी अलगाववाद मांग करने लगते हैं, यानी स्वायत्तता का दर्जा मांगने लगते हैं। आसाम में बच्चों उल्फा ULFA बच्चों उल्फा संगठन है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम बच्चों, ये भी इस तरह की मांग करता है बच्चों। और ये भारतीय राजनीति के लिए बच्चों चिंता का विषय है। उसके बाद 8वां आता है बच्चों भ्रष्टाचार, जो कि लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार बच्चों भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। 2011 में बच्चों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भ्रष्टाचार के आधार पर भारत को बच्चों 183 में से 95वां रैंक दिया गया था, ध्यान रखना। और ये जितना पास होता है इसका मतलब उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार उस देश में बच्चों विद्यमान है। भारत में जीवन के हर क्षेत्र में बच्चों भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो भूमि हो, संपत्ति हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, परिवहन, पुलिस, सैन्य बल, सरकार, काम बनवाना, डॉक्यूमेंट बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, हर जगह बच्चों भ्रष्टाचार जो है मौजूद है, ये बात ध्यान रखना। भ्रष्टाचार राजनीति, नौकरशाही, कॉर्पोरेट क्षेत्र, तीनों स्तर में प्रत्यक्ष और परोक्ष ढंग से बच्चों भ्रष्टाचार विद्यमान है, ये बात ध्यान रखना। आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है बच्चों, उसके लिए भी आप जब तक भ्रष्टाचार यानी घूस नहीं देंगे जब तक वो काम आपसे सही से नहीं होगा। कोई भी राजनेता हो गया, नौकरशाह हो गया, उद्योगपति हो गया, इनके बीच में बच्चों संबंध को देख सकता है, जो कि भ्रष्ट और भ्रष्टाचार कार्यों को अंजाम ये लोग देते हैं। भ्रष्टाचार के तारों ने सरकार के सभी अंग, यहाँ तक कि बच्चों न्यायपालिका को भी प्रभावित किया है। हाल ही में देश में बच्चों एक के बाद एक कई सारे घोटाले सामने आए हैं जो कि भ्रष्टाचार के ही कारण हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद 9वां पॉइंट आता है बच्चों भारतीय लोकतंत्र में चुनौती है राजनीति का अपराधीकरण। हाल के वर्षों में बच्चों भारत में राजनीति में क्या हो गया था, अपराधी किस्म के लोगों का लोगों की जो भूमिका है वो बच्चों लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकट देती है जो जिनका बैकग्राउंड बच्चों क्रिमिनल होता है, ध्यान रखना। और ऐसा चुनाव जीतने के लिए करते हैं, वो अस्वस्थ और अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में कई सारे ऐसे तत्व आ गए हैं जो लोकतांत्रिक मूल्य और व्यवहार में विश्वास नहीं करते हैं। राजनीति का बच्चों अपराधीकरण लोकतांत्रिक मूल्य को नकारता है और लोकतांत्रिक ढांचे में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। हाल ही में बच्चों राजनीति में अपराधी प्रवृत्तियों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए न्यायपालिका ने बच्चों कई सारे तत्वों पर रोक लगाने के लिए कई सारे प्रावधान किए। जैसे न्यायपालिका ने बच्चों साफ साफ कह दिया है, अब कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आएगा तो उसको शपथ पत्र दायर करना पड़ेगा। शपथ पत्र का अर्थ होता है बच्चों कि उस व्यक्ति को उसके खिलाफ चल रहे जितने भी मुकदमे हैं उसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा, उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि कितनी है, कितनी संपत्ति है, इन सभी चीज़ को बच्चों बताना पड़ेगा, जब भी वो क्या कर सकता है, राजनीति में आ सकता है। अगला आता है बच्चों राजनीतिक हिंसा। राजनीतिक हिंसा किसे कहते हैं? हमारे साथ बच्चों बहुत लंबे समय से हिंसा हमारे वहाँ हो रही है और राजनीतिक उद्देश्य के लिए हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। भारत में हिंसा के कई सारे रूप देखने को मिलते हैं। आमतौर पर बच्चों राजनीतिक दलों के द्वारा हिंसा को प्रोत्साहित किया जाता है। सांप्रदायिक हिंसा हो गया, जातिवाद हिंसा हो गया, राजनीतिक हिंसा हो गया, ये कई टाइप के हिंसा होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। जातिवादी हिंसा तो अलग अलग रूप में बच्चों बढ़ती जा रही है ना, ये बात ध्यान रखना। उच्च और मध्यम जाति के बीच हिंसा एक गंभीर टकराव बन रहा है और इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए आक्रामक प्रतिद्वंदिता होने लगी है बच्चों। और अनेक बार क्या हो रहा है
कई सारे हिंसा को जन्म दे देते हैं। दलित और निम्न जाति, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति में अधिकार के प्रति जागरूकता से वो अपने अधिकारों का दावा करने की प्रवृत्ति के कारण वो उच्च जातियों द्वारा की जाने वाली तीखी प्रतिक्रिया से भी जातिवादी हिंसा लगातार बढ़ रही है। यानी SC और ST के जो लोग हैं बच्चों, वो अधिकारों के बारे में जागरूक हो गए और वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, चुनाव के दौरान या तो मतदाताओं को मत देने के लिए लामबंद कराया जाता है या उन्हें मत देने से रोकने के लिए भी बच्चों हिंसा का प्रयोग किया जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। इसके साथ ही अलग अलग राज्य या राज्य की सीमा में बदलाव लाने की मांग के लिए भी हिंसा का सहारा लिया जाता है। औद्योगिक हड़तालें की जाती है बच्चों, आंदोलन किया जाता है, छात्र आंदोलन करते हैं, ये भी कई बार बच्चों हिंसा के कारण बनते हैं। तो जो अभी मैंने पढ़ा है बच्चों यहाँ से सिर्फ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, उसका नाम है बच्चों कि भारतीय लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं। अगर आपने इसको समझ लिया बच्चों अच्छे से, तो फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ये बात ध्यान रखना। इन चुनौतियों के बच्चों शब्द से आपको आंसर निकालना है कि निरक्षरता, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, जातिवाद, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचारवाद, अपराधीकरण और राजनीतिक हिंसा और उग्रवाद। ये आपके कुछ बच्चों क्या हैं, टॉपिक हैं, जो कि टॉपिक नहीं बच्चों, ये पूरा टॉपिक और वास्तव में एक प्रश्न का आंसर है बच्चों, लॉन्ग प्रश्न का आंसर है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। अब आपके इसमें कुछ पाठगत प्रश्न आते हैं। 23.2 कि निरक्षरता, असमानता, गरीबी लोकतंत्र पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो निरक्षरता, असमानता, गरीबी ये वही चुनौती हैं, तो इसको लिख देना आप। उसके बाद में आता है बच्चों जातिवाद और सांप्रदायिकता के बारे में, राजनीति का प्राधिकरण। तो जितने पॉइंट्स पढ़े बच्चों, उसी के एक एक पॉइंट्स को इसने उठाकर बच्चों एक्सप्लेन किया है, तो इसको आपको अच्छे से लिखना। अगर आपने शुरुआत की मतलब ये वीडियो देखकर सुना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चों। इसमें आपको ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जातिवाद क्या है, सांप्रदायिकता, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, ये सभी चीज़ों को पकड़ना है। चुनौतियों के बाद बच्चों अगला आता है हमारा कुछ सुधारात्मक उपाय, और इसके ऊपर प्रश्न आएगा बच्चों कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय क्या क्या किए गए थे। तो बच्चों इस बात से इस प्रकार बच्चों ऐसा स्पष्ट होता है कि जो लोकतंत्र की चुनौतियां थी बच्चों, वो बहुत ही हमें गंभीर किस्म की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चों स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, विशेषकर जो हमारे संविधान निर्माता थे बच्चों, इन मुद्दों के प्रति पहले से ही जागरूक थे और उन्होंने बच्चों हमारे संविधान में ऐसे संवैधानिक उपबंध कर रखे थे जिनसे इन चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बच्चों सरकारों ने भी इनमें से अनेक चुनौतियों के समाधान के लिए कई सारी कदम उठाए थे ताकि ये चुनौतियां भारतीय लोकतंत्र से जल्द खत्म की जा सके। सरकारी एजेंसी, राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी, नागरिक के बीच बच्चों सामान्य समन्वय की जरूरत के लिए अपनाए गए कुछ महत्वपूर्ण बच्चों सुधारक उपाय के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सुधारात्मक उपाय में बच्चों सबसे पहला आता है कि सार्वभौम साक्षरता का प्रावधान उन्होंने किया था। दूसरा, गरीबी उन्मूलन करने का। तीसरा बच्चों, जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता था उसको ख़त्म करना है। क्षेत्रीय संतुलन को भी समाप्त करना है। पांचवा बच्चों, प्रशासनिक और न्यायिक सुधार था। सुधार दो प्रकार से, एक प्रशासन में भी सुधार और एक न्यायिक सुधार था। और छठा आता है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण का विकास करना था बच्चों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय हैं जिनके बारे में अब हम डीपली पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, भारतीय लोकतंत्र के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ थी, और वो चुनौतियाँ कितनी थी बच्चों, हमारे पास 8 प्रमुख चुनौतियाँ थी जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे पहला निरक्षरता था बच्चों, गरीबी थी, लैंगिक भेदभाव था, जातिवाद, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण राजनीति में, ये सभी प्रमुख चुनौतियां थी। तो निरक्षरता को ख़त्म करने के लिए बच्चों हमने क्या उपाय किया, सार्वभौमिक साक्षरता और सबके लिए शिक्षा की बात बच्चों हमने की। अब इसमें प्रश्न आता है कि साक्षरता अभियान क्या है और उन कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनाई गई नीति के बारे में बताओ। तो भारतीय संविधान निर्माता जो हैं वो शिक्षा के महत्व को और उसकी आवश्यकता को बच्चों अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने
6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए बच्चों निःशुल्क शिक्षा भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता यानी संविधान में लिखा है बच्चों। और ये अनुच्छेद 21A कहता है कि सभी को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के बच्चों अनेक सरकारी लक्ष्य इसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। और इसीलिए बच्चों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बच्चों भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था जो निरक्षरता था उसको समाप्त करना। और इसीलिए बच्चों 1988 ठीक 2 साल बाद इसी के तहत बच्चों 1988 को सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया था। और इसका मेन मकसद था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना करना और सार्वभौमिक साक्षरता के लिए कई सारे लक्ष्यों की प्राप्ति करना। इसका मतलब था बच्चों भारत सरकार ने कई सारे संवैधानिक प्रावधान किए ताकि सार्वभौम शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा प्राप्ति आसान हो सके। इस लक्ष्य में बच्चों क्या था, 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी प्रयोजनामूलक साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ाना था, यानी साक्षर भारत मिशन भी लॉन्च किया गया था बच्चों। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा भी बच्चों जब भारत सरकार ने देखे कि कई सारे काम नहीं हुए तो भारत सरकार ने संसद में सन 2009 में बच्चों शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करा, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी बच्चों। तो शिक्षा के लिए भारत सरकार के अभूतपूर्व प्रयास रहे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बच्चों 1988 में आया था, जो कि 1986 की शिक्षा नीति के तहत ही आया था। इसका उद्देश्य 15 से 35 साल के 10 करोड़ लोगों को साक्षर करना था। इस मिशन के तहत बच्चों कई सारे कार्यक्रम चलाए गए थे, साक्षर भारत मिशन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, समुदाय आधारित कार्यक्रम, ये बात ध्यान रखना। और ये जो कार्यक्रम है बच्चों अभी भी ये 450 जिलों को टारगेट कर चलाया गया था, जिसमें से बच्चों 280 जिला तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति में करने में पहुंच गए हैं बच्चों। यानी 450 जिलों में से बच्चों 280 में साक्षरता लगातार बढ़ रही है। 2009 में बच्चों शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हो गया था संसद में। इसका मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा देना है। ये देखिए बच्चों सर्व शिक्षा अभियान का इसमें क्या है, एक लोगो दे रखा है जिसमें लिखा है सब पढ़ें सब बढ़ें। दूसरा आता है बच्चों हमारा गरीबी उन्मूलन। ये दूसरा बच्चों प्रयास किया गया था। तो गरीबी उन्मूलन के लिए बच्चों 1970 के दशक से भारत सरकार ने क्या किया है, अनेक कार्यक्रम चला रखे हैं। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है बच्चों, या इन कार्यक्रम को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला बच्चों कि गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए लोगों को कौशल यानी स्किल प्रदान करना, ताकि वो खुद अपना रोज़गार प्राप्त कर सकें, ताकि इसका उपयोग कर वो ज़्यादा आय यानी इनकम जनरेट कर सकें। और अगर आय ज़्यादा होगी बच्चों तो गरीबी अपने आप में ही क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, गरीबों और भूमिहीन को अस्थायी तौर पर सवैतनिक नौकरी देकर बच्चों भी गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखना, या तो उनको रोज़गार के लिए स्किल प्रोवाइड कर दो, या तो बच्चों उनको कोई रोज़गार दे दो। और इसी तरह बच्चों भारत सरकार ने क्या किया है, 1970 से कई सारे कार्यक्रम चलाए, या तो उनको साधन और कुशलता प्रदान कर दिया जाए। दूसरा, सवैतनिक नौकरी देना, जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना बच्चों भारत सरकार ने क्या किया था, चलाया था। उसके बाद आता है बच्चों इसमें एक उदाहरण दिया है कि 1999 में बच्चों भारत सरकार ने क्या किया था, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। ये भारत सरकार के बच्चों एक योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। और इसमें क्या था कि ग्रामीण यानी गांव के इलाके में जो छोटे छोटे उद्यम है ना, उनको शुरू किया गया था, ताकि जो गरीब है ना उनको स्वयं सहायता समूह के रूप में उनको संगठित कर सकते हैं। उनके क्षमता का निर्माण है ना, कार्यकलाप, नियोजन, संरचना सहयोग, ये सभी बच्चों उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसमें अगर पूछे उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के मधुर गांव में एक सरकारी संगठन बच्चों यानी एनजीओ ने 8 स्वयं सहायता समूहों की 100 महिलाओं को फल प्रोसेसिंग में प्रशिक्षित किया था बच्चों। और उन्होंने मई 2000 में सत्यमूर्ति महालियर मंडलर के नाम से फल प्रोसेसिंग इकाई के सहयोग से पंजीकृत करा लिया था। और ये इकाई फलों के लिए बच्चों जानी जाती है, साथ ही साथ में अचार पेय पदार्थ के लिए जानी जाती है। समूह के सदस्य की हैसियत में वृद्धि के साथ साथ इकाई ने सदस्य को अधिक जागरूक किया, जिससे वे सरकारी योजना, कैंप और सक्रिय रूप से जुड़ गए बच्चों। उन्होंने अपने गाँव में मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित कराने में फिर बाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो भारत सरकार का जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार है, ये स्वयं सहायता समूहों में उनको क्या करना था बच्चों, एकत्रित करना था। इसी प्रकार बच्चों
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना था। इसमें भी क्या था, ग्रामीण में आर्थिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए मतलब एक दूसरा कार्यक्रम था बच्चों, जिसको वहाँ पे चलाया गया था। और ये कार्यक्रम क्या था कि ग्राम पंचायत के द्वारा इसको लागू किया जाता था बच्चों, और हर साल 27 करोड़ कार्य दिवस जो है रोजगार के क्षेत्र में पैदा किए जाते थे, है ना। 1778 में बच्चों सूखाग्रस्त, रेगिस्तानी, आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में भी ये बच्चों क्या है, कार्यान्वित है, ध्यान रखना। इसी तरह एक बच्चों सबसे महत्वपूर्ण जो है उसका नाम है बच्चों मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 2006 से बच्चों लागू है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम साल में 100 दिन रोजगार देना, और अगर 100 दिन रोजगार नहीं दे पाते बच्चों तो उनको बेरोजगारी भत्ता देना बच्चों, ये उसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तीसरा आता है बच्चों लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन, भारत सरकार के द्वारा कर दिया गया है, यानी लिंग के आधार पर अब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और इसके लिए बच्चों संवैधानिक प्रावधान और कानून और नीतियां भी बनाई गई है। जैसे आपने देखा होगा एक 73वां और एक 74वां संविधान संशोधन हुआ था बच्चों, और इसके तहत जो महिलाएं हैं, महिलाओं को बच्चों 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई है, कहाँ पे, पंचायती राज में, ये बात ध्यान रखना। इसी तरह 2001 से महिला सशक्तिकरण के लिए बच्चों राष्ट्रीय नीति स्वीकार की गई है सन 2001 में। जैसे महिला सशक्तिकरण की बच्चों राष्ट्रीय नीति 2001 की क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस नीति का लक्ष्य महिलाओं का बच्चों उत्थान करना, जिसमें कई सारी बातें शामिल है। पहला, महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीति के द्वारा वातावरण बनाना, राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में समान मानना महिलाओं के स्वास्थ्य, जीवन वृद्धि, व्यावसायिक मार्गदर्शन, इन सभी के लिए अवसर देना, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म कर दिया, महिला और मादा बच्चों के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव का क्या किया बच्चों, उन्मूलन कर दिया गया। तो ये हमारा तीसरा था, लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। अगला आता है बच्चों क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना, और ये अलग से भी प्रश्न बनता है इसका। क्षेत्रीय असंतुलन क्या मतलब होता है, जैसे मान लो भारत में बच्चों कितने 28 राज्य हैं। अब इन 28 राज्य में कुछ राज्य विकसित है, कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं, कुछ राज्य अति पिछड़े हुए हैं, तो इससे क्षेत्रीय असंतुलन होता है कि कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ लोग क्या है, पीछे बढ़ गए। जैसे बच्चों जब हमारे वहाँ हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति से कई राज्य जैसे पंजाब और हरियाणा ये अमीर राज्य बन गए थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, हरित क्रांति का स्वागत किया। इनके पास उन्नत किस्म को बीज को खरीदने के लिए पैसे थे। इन वहीं कुछ राज्य बच्चों बिहार, यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये पिछड़े राज्यों में अभी भी गिने जाते हैं। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो जो पिछड़े इलाके हैं उनके अंदर बच्चों असंतुलन पैदा होता है, क्षेत्रीय असंतुलन, अलगाव की भावना उत्पन्न होती है, और कभी कभी क्या करते हैं वो लोग हमारे देश से भी अलग होने की मांग करने लगते हैं। इस पर प्रश्न आता है बच्चों, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या के समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो हम पढ़ते हैं बच्चों पहले, भारत में योजना बनाने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। भारत ने क्या किया, योजना बनाकर विकास करने के लिए सोचा है। राज्य के द्वारा बच्चों जो अंतर क्षेत्रीय असमानता है ना, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और कई 3 दशक से भी बच्चों केंद्र सरकार ऐसे कई सारे कार्यक्रम चला रही है जिससे जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर किया जा सके। जैसे बच्चों जनजातीय विकास केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है ना, उसके बाद में आता है पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम। तो ये सभी कार्यक्रम जो मैंने लिखे हैं, जनजातीय विकास कार्यक्रम कर रही है बच्चों ताकि जनजातियों का विकास हो सके, पहाड़ी क्षेत्र में विकास नहीं होता उनका हो सके, सीमा क्षेत्र विकास हो सके, रेगिस्तान का विकास हो सके। इसलिए बच्चों भारत सरकार ने जो क्षेत्रीय असंतुलन है ना, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। यद्यपि अविकसित इलाकों के विकास का कार्य एक राष्ट्रीय दायित्व है बच्चों, लेकिन राज्य और स्थानीय नेतृत्व ने इसमें बहुत भूमिका निभाया है। स्रोतों तो ये बात जो ध्यान रखना, क्षेत्रीय असंतुलन को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए और सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। अगला आता है बच्चों हमारा प्रशासनिक और न्यायिक सुधार आता है। ये ध्यान रखना, प्रशासनिक और न्यायिक सुधार। तो प्रशासनिक और न्यायिक सुधार का मतलब है, इसमें एक प्रश्न आता है बच्चों कि भारत में किस प्रकार प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लाए जा सकते हैं। अब प्रशासनिक मतलब प्रशासन से रिलेटेड सुधार, न्यायिक मतलब हमारी न्यायपालिका में सुधार, ये बात ध्यान रखना। अब प्रशासनिक सुधार मतलब कई सारे आयोग और समितियों ने कई सारी सिफारिश की हैं
कि इसमें क्या है, प्रशासनिक सुधार करने के लिए, जैसे प्रशासन को उत्तरदायी बनाना और नागरिकों के प्रति मैत्रीपूर्ण बनाए रखना, यानी जो प्रशासन है, जो कार्यपालिका है, हमारे प्रति क्या है, उत्तरदायी हो। दूसरा आता है गुणवत्तापूर्ण शासन हो बच्चों, है ना। तीसरा, शासन में लोगों की भागीदारी हो, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों में शक्ति बटी हो। प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी हो, ऐसा नहीं कोई एक ही व्यक्ति सारे निर्णय ले रहा है। पांचवा है बच्चों, लोक सेवक में कार्य निष्पादन और ईमानदारी को उन्नत करना, जो लोक सेवक होते हैं वो ईमानदार हों। प्रशासन में नैतिकता को बढ़ावा मिले और ई गवर्नेंस को अब तैयार रहना चाहिए बच्चों। तो ये हमारे प्रशासनिक सुधार हैं और ये यहाँ पे भी बच्चों मैंने लिख रखा है, तो ये देख लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रशासन में क्या क्या सुधार होने चाहिए। अगला आता है बच्चों न्यायिक सुधार, यानी न्यायपालिका में सुधार लाना बहुत समय से एक चिंता का विषय रहा है बच्चों। कई अवसर पर कई सारी सिफारिश की गई है ताकि न्यायपालिका में सुधार आ जाए। इसके बारे में बहुत सारे मुद्दे हैं बच्चों, जैसे कि नियम और प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए ताकि नागरिकों को समझ में आए। दूसरा, पुराने कानूनों को अब निरस्त करने का टाइम आ गया है। तीसरा, जनसंख्या के अनुपात में अब जो न्यायाधीश है उनकी संख्या को बढ़ाना है। अभी भी न्यायाधीश बहुत कम है बच्चों, इसलिए न्याय में देरी होती है। न्यायपालिका में रिक्त पदों को समय से भरना। उसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति, इन सभी को और ज़्यादा पारदर्शी बनाना बच्चों। और न्यायिक जवाबदेही, न्यायालय कार्यवाही में पारदर्शिता लाना। तो ये हमारे कुछ बच्चों सुधार थे। अगला आता है हमारा और अंतिम आता है कि ये तो दीर्घकालिक विकास होने चाहिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को लेकर, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। मतलब कि यदि भारत बच्चों दीर्घकालिक विकास के मार्ग पर चले तो लोकतंत्र की सभी प्रकार की चुनौतियों को पर्याप्त उत्तर दे सकता है। करोड़ों लोगों की वर्तमान और भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखे बिना कोई भी लोकतंत्र बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता बच्चों। विकास को हमेशा मानव के केंद्रित होना चाहिए बच्चों। सभी लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निर्देशित होना चाहिए। इसी से गरीबी, अज्ञानता, भेदभाव, रोग, बेरोजगारी को हटाने पर केंद्रित रहना चाहिए बच्चों। विकास की प्रक्रिया का उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और अगर पूछे, इसी को हम बोलते हैं बच्चों सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि विकास इस प्रकार करे बच्चों कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भविष्य में जो हमारी पीढ़ी आने वाली है उनकी आवश्यकताओं को अवहेलना न करें, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें संसाधन बचाकर रखना है। सतत पोषणीय विकास शब्द बच्चों 1987 में ब्रटलैंड आयोग के द्वारा दिया गया था और इसी को बच्चों दीर्घकालीन विकास के रूप में भी जानते हैं। तो सतत पोषणीय विकास का दूसरा नाम क्या है बच्चों? दीर्घकालीन विकास। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं बच्चों कुछ इसके पाठगत प्रश्न। तो भारत में सामान्य साक्षरता, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? तो साक्षरता वाले टॉपिक में साक्षरता पढ़ना है, गरीबी उन्मूलन के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, लैंगिक भेदभाव के लिए 2001 की जो नीति है उनके बारे में आपको लिखना है। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या का समाधान करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं बच्चों? ये क्षेत्रीय असंतुलन वाला लिख देना। भारत में प्रशासनिक और न्यायिक सुधार, ये दोनों आपको लिखने पड़ेंगे बच्चों। और दीर्घकालिक विकास क्या है, यानी इसका आंसर बच्चों ये है। तो ये सभी आपको इसमें लिखने हैं। अगला टॉपिक आता है बच्चों लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। और लोकतंत्र में बच्चों नागरिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी बच्चों? अब्राहम लिंकन ने दी थी। और इसका मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। अब बच्चों लोकतंत्र में नागरिक की मुख्य भूमिका बहुत सारी होती है, जैसे नागरिक मतदान करते हैं बच्चों, जानकारी रखते हैं, सही सरकार को चुनते हैं बच्चों, सामाजिक मुद्दों पर जागरूक बनते हैं, कानून का पालन करते हैं। ये बात ध्यान रखना। सामान्यतः यह समझा जाता है बच्चों कि सरकार लोगों पर शासन करती है और लोगों को उसकी सत्ता का आदर करना चाहिए और लोग जो है शासित होने के लिए ही होते हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं सोचते कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बच्चों नागरिकों को तो निष्क्रिय और ना ही शासित समझना चाहिए। वास्तव में लोकतंत्र तभी सफल होगा बच्चों जब बेहतर हो सकता है जब उसके नागरिक अपनी सोच और व्यवहार बुनियादी मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, जवाबदेह आत्मसात करने के लिए आत्मसात और प्रतिबिंबित हो बच्चों, ध्यान रखना।
तो लोकतंत्र में बच्चों नागरिकों की क्या भूमिका होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब वहाँ के नागरिक जागरूक होंगे बच्चों। वे स्वतंत्रता, समानता, पंथनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय, सबके प्रति आदर, ऐसे अगर भावनाओं और मूल्यों को वो अपने अंदर आत्मसात करेंगे, जब भी बच्चों भारत जैसे इतने बड़े विशाल देश में लोकतंत्र सफल हो पाएगा। मात्र चुनाव में भाग लेने तक ही लोगों का काम सीमित नहीं होना चाहिए कि हमने चुनाव किया है, वोट किया है, सरकार जो भी बनी है बच्चों, अपने प्रतिनिधियों को उत्तरदायी भी बनाए। तो नागरिकों की भूमिका बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसमें आता है नागरिकों के अवसरों की समीक्षा हो, उनकी भागीदारी बढ़ाए सरकार, व्यवस्थाओं को उत्तरदायी बनाए और दायित्वों की पूर्ति करे। तो इन चारों टॉपिक्स के बारे में बच्चों हम अब डीपली पढ़ेंगे। और आपको टॉपिक देखकर घबराना नहीं है। लोकतंत्र में बच्चों नागरिकों की भूमिका होनी चाहिए, यानी वोट देने चाहिए, वोट देने तक ही सीमित ना हो। सबसे पहले आता है बच्चों नागरिकों की भूमिका के अवसरों की समीक्षा कैसे होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में नागरिक अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए उनके पास अवसर भी होना चाहिए। लोकतंत्र में अवसर नागरिकों को मिलता है। लोकतंत्र का प्रारंभ एक लंबे उपनिवेश शासन के बाद में हुआ बच्चों। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। हालांकि 14 अगस्त की मध्य रात्रि को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था बच्चों। भारत एक विशाल और बहुसांस्कृतिक देश है जहां बहुत अलग अलग भाषा के लोग, अलग पंथ के लोग। हमारा समाज कैसा है बच्चों, बहुसंख्यक है ना। हमारे वहाँ पे बच्चों जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी भारत सरकार का अपना कोई भी धर्म नहीं है। तो नागरिकों की भूमिका बच्चों यानी अवसरों की समीक्षा करनी चाहिए कि उनको अवसर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरा इसके अंदर आता है बच्चों नागरिकों की भागीदारी, कि सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करना नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, है ना। मताधिकार का प्रयोग करना बच्चों सभी नागरिकों को मिलता है। बुद्धिमानी से बच्चों अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग लोगों को चुनाव में शामिल होने के महत्व के बारे में बताता है बच्चों और उनको शिक्षित भी करता है। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी मात्र चुनाव या मतदान तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि वो अपने प्रतिनिधि को उत्तरदायी बनाए, ये भी उनका काम है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। राजनीतिक दल या स्वतंत्र या गैर सरकारी संगठन के सदस्य के रूप में भी हमारी भागीदारी होती है। जैसे सिविल सोसाइटी हो गया बच्चों, महिला, विद्यार्थी, कृषक, श्रमिक, डॉक्टर, श्रमिकों, शिक्षकों, इन सब के बच्चों ये सब भी अपने अपने हितों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और संगठन बनाते हैं बच्चों, जिसमें हम जो कि हमने राजनीतिक दल और दबाव समूह में पढ़ा है। इनका दूसरा काम है बच्चों व्यवस्था को उत्तरदायी बनाना कि राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना ही पर्याप्त नहीं है बच्चों, उत्तरदायी भी बनाओ, है ना। जैसे संविधान में कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है और उत्तरदायी बनाने के लिए बच्चों 2005 में हमारी संसद ने बच्चों सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था। उसके साथ साथ में बच्चों नागरिकों पर जनता से जुड़े मुद्दों के बारे में सूचना प्राप्त करने का दायित्व भी होना चाहिए। इसे ध्यान से देखने का भी दायित्व होना चाहिए। दायित्व की पूर्ति भी बच्चों करना चाहिए। अब आता है अगला टॉपिक आता है बच्चों सुधारात्मक उपायों के क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक भूमिका क्या क्या होनी चाहिए। तो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए बच्चों नागरिकों की भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है। चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधारात्मक उपाय तभी क्रियान्वित हो सकते हैं बच्चों जब नागरिक अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। नागरिकों को कानून का आदर करना चाहिए और हिंसा को छोड़ देना चाहिए बच्चों। प्रत्येक नागरिक को अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और अपनी मानवता पर उनको गर्व होना चाहिए। किसी को भी राजनीतिक विरोधी को केवल इसलिए अपमानित नहीं करना चाहिए कि उसके विचार अलग है बच्चों, उनके विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यानी जो बहुसंख्यक समाज है लोकतांत्रिक राज्य का हिस्सा है और जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। जब आप अपनी राय व्यक्त करते हैं तो आपको अन्य लोगों के विचारों को भी क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, चाहे आपके मत अलग ही क्यों ना हो। जे.एस. मिल ने बच्चों कहा था कि हम जो सोचते हैं वही सत्य नहीं हो सकता, उसके अलावा भी दूसरी बातें भी क्या हैं, सत्य हो सकती हैं। लोकतंत्र में आपसी सहयोग की भी ज़रूरत होती है बच्चों। समूह को हमेशा यदि किसी समूह को हमेशा बाहर रखा जाता है, उसका सुना नहीं जाता, तो वह गुस्से और प्रतिशोध के कारण लोकतंत्र का बच्चों विरोधी बन जाता है और देश विरोधी काम करने लगता है। तो ये आपका चैप्टर था बच्चों। अब इसके कुछ पाठांत प्रश्न आते हैं बच्चों, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी का मतलब क्या है। तो भागीदारी का मतलब केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं होना है बच्चों,
बल्कि राजनीतिक दलों की सदस्यता के रूप में तथा इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि सिविल सोसाइटी के नाम पर लोकप्रिय स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन में भी सक्रिय भूमिका निभाएं, महिलाओं के संगठन, इन सभी चीज़ों में भी भूमिका निभाना है। ये दूसरा प्रश्न है बच्चों, ये आप को करना है। उसके बाद आते हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। डैश भी होना चाहिए कि आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य दूसरों के डैश का हनन ना करें। तो ये ध्यान रखना कि यदि आपको कुछ चीज़ें करने का अधिकार है तो हमारे पास कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए ताकि दूसरे के अधिकारों का हनन हम ना करें। अगला आता है नागरिकों को सत्ता का सम्मान करना चाहिए बच्चों और निर्णयों का परित्याग करना चाहिए। प्रत्येक समूह का यह अधिकार होता है कि वह अपने संस्कृति को अपनाए और स्वयं के मामलों में कुछ डैश भी रखे, कुछ अधिकार भी रखे बच्चों। उसके बाद आता है जब कोई नागरिक अपना डैश व्यक्त करना चाहता है तो उसे अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो दूसरे के विचार भी बच्चों सुनने को भी उसको सुनना चाहिए, दूसरे के विचार भी उसको सुनना चाहिए। अगर अपना विचार व्यक्त करना चाहता है तो दूसरे के विचार को भी उसको सुनना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर था बच्चों। इसके कुछ पाठांत प्रश्न आएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको करने हैं। और इन सभी प्रश्नों को बच्चों मैंने क्या किया है आपको इसी वीडियोज़ में सारे समझा दिए हैं। तो ये ध्यान रखना, इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है और आपको तैयारी करनी है। इसी तरह मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।